मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोगों ने ज्ञान के तथ्यों को समझना प्रारंभ किया था, क्योंकि ज्ञान ही अपने आप में इतना विस्तृत है कि इसके अर्थ को या इसे समझना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती समझ लीजिए। क्योंकि इसीलिए ज्ञान को निश्चित शब्दों में अभी तक बहुत सही या कहा जाए कि हम एक मनोवैज्ञानिक या शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान को इन निश्चित शब्दों के अंदर परिभाषित किया जा सकता है। इसीलिए हम विभिन्न तरीके से ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान के तथ्यों के आधार पर हमने सार्वभौमिक ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बारे में अध्ययन किया था कि ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या आधार है, उसके क्या तथ्य हैं। तो हमने पहला देखा था कि ज्ञान स्थानीय भी है और सार्वभौमिक भी है। सार्वभौमिक जिसकी सत्यता को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्य प्रमाणों के आधार पर पूर्ण रूप से जांचा परखा हुआ होता है। और स्थानीय ज्ञान स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से विशिष्ट समूह, समुदाय, राज्य, सभ्यता, संस्कृति के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। इसीलिए जो स्थानीय ज्ञान है ये इसलिए स्थानीय है क्योंकि इसे सार्वभौमिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे स्थानीय कहा गया। आज हम देखेंगे ज्ञान के दूसरा जो तथ्य है वो है मूर्त और अमूर्त ज्ञान। दूसरा जो हमारा तथ्य है वो है मूर्त एवं अमूर्त ज्ञान। ठीक है ना, मूर्त और अमूर्त ज्ञान, यानी कि मूर्त और अमूर्त को अगर हम शाब्दिक अर्थ से समझते हैं, मूर्त यानी कि जो भौतिक रूप में हमारे सामने उपस्थित है, जिसे हम देख सुन छू सकते हैं, जिसके बारे में हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, वह है मूर्त ज्ञान। और अमूर्त क्या है? जो कल्पनाओं पर आधारित है, जिसका कि कोई शाश्वत रूप, जिसकी संरचना, उसका रूप, आकार, प्रकार हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, उसका कोई हम देख छू नहीं सकते हैं। केवल हम एक काल्पनिक आधार पर या अपने मतलब ये कहा जाए कि अनुभविक दृष्टिकोण से कोई एक काल्पनिक विचारधारा के आधार पर जिस चीज को रखा जाता है वह अमूर्त ज्ञान कहलाता है। क्योंकि इसका न तो कोई रूप, आकार कुछ भी नहीं होता है, न इसका प्रकार होता है, न रूप होता है, न आकार होता है, न इसके कोई सिद्धांत होते हैं अभी, न उसके बारे में मतलब ये कहा जाए कि हम आंखों से देखकर प्रत्यक्ष कोई अनुभव उससे प्राप्त कर सकते, इसीलिए उसे हम अमूर्त ज्ञान कहते हैं। तो अब ज्ञान की जो ये अवस्था है कि ज्ञान अमूर्त भी है और ज्ञान मूर्त भी है, यानी कि ज्ञान दोनों अवस्थाओं में हमारे बीच में उपस्थित है। क्योंकि जो ज्ञान मूर्त रूप में हमारे सामने आया उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उसकी उत्पत्ति अमूर्त से ही हुई है। क्योंकि जब तक अमूर्त रूप से कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं आई, हमारी कल्पना में नहीं है, तब तक हमने उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं ली। जब वो चीज एक सामने हमारे आई तब हमने धीरे धीरे उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया, उसके बारे में खोज करनी शुरू करी, अनुसंधान करना शुरू किया और फिर उसके प्रमाणों को जुटाना हमने शुरू किया। और जब प्रमाण हमारे सामने आए तब हमने उसे सत्यापित किया कि हाँ ये बात इस तरह की है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, भाव में शक्ति होती है, या यूँ कहा जाए कि जो मानवीय संबंधों में एक आदर्शात्मक व्यवहार अगर होगा, या यूँ कहा जाए कि आदरपूर्ण व्यवहार होगा, तभी आप एक सामाजिक रूप से एक अच्छे सामाजिक प्राणी कहलाएंगे और सामाजिक संबंधों में आपकी घनिष्ठता पाई जाए। ये चीज प्रामाणिक है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कल्पना से ही हुई कि एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम क्या है। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और हम आपस में अगर बात नहीं कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ सन्नाटा ही रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होगा। लेकिन जब हम उससे बात करने लगते हैं तो हमारा आपस में जान पहचान परिचय होता है। तो यही चीज कभी एक समय में रही होगी कि जैसे
ठीक है जा रहे हैं रास्ते में क्या है, लेकिन जब एक सामाजिक रूप से अकेला इंसान बोर हो रहा है, उसको लग रहा है कि भाई हाँ कोई होना चाहिए, तो ये एक काल्पनिक आदिकाल से एक काल्पनिक अवस्था में इसका स्वरूप निकला होगा और वही चीज़ धीरे धीरे प्रमाणित होती चली गई। और एक समाज के क्या नियम है, एक सामाजिक प्राणी बनने के क्या नियम है, इसका भी प्रादुर्भाव कभी हुआ होगा वो अमूर्त ज्ञान से ही हुआ होगा, मूर्त ज्ञान बाद में होगा। इसीलिए मूर्त ज्ञान की शुरुआत या उसका प्रारंभ या उसकी उत्पत्ति अमूर्त ज्ञान से ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे चारों तरफ ज्ञान का भंडार पड़ा है, उसी में ज्ञान अमूर्त भी है और ज्ञान मूर्त। तो हम सबसे पहले देखेंगे मूर्त ज्ञान के आधार क्या है। मूर्त ज्ञान, ठीक है ना। मूर्त ज्ञान के आधार क्या है, सबसे पहले हमें उसको समझना ये होगा कि मूर्त ज्ञान एक्चुअल में है क्या, इसे हम किस तरह से हमारे सामने या किन आधारों पर हम मूर्त ज्ञान कह सकते हैं। तो यह पहला है प्रामाणिकता, सर्टिफिकेशन। मूर्त ज्ञान कॉम्परेटिव एवं एब्स्ट्रैक्टिव, ठीक है ना। तो हम कॉम्परेटिव यानी कि मूर्त ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि मूर्त ज्ञान प्रामाणिक यानी यह सर्टिफिकेशन इसके साथ होता है, क्योंकि इसको अगर सर्टिफाइड नहीं किया गया हो या इसे प्रमाणित नहीं किया जाता है तो ये मानकर चलिए कि वह सत्यता को प्रमाणित, हम उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिशन जीतते हैं, आप किसी को भी कुछ भी कह रहे हैं कि हाँ मैंने ये कंपटीशन फर्स्ट प्राइज दिया है, सेकंड प्राइज दिया है, लेकिन उसका प्रमाण क्या है, क्योंकि वो जो इवेंट था वो तो हो गया, खत्म हो गया, उसके साथ कितने लोग देखने वाले थे या नहीं थे वो भी एक बिल्कुल अलग बात हो गई। और जो लोग आपके उस खेल के बीच में प्रतिभागी इन सेंस कि आपका उत्साहवर्धन करने के लिए वहाँ मैदान पर उपस्थित थे, लेकिन जिस समय आप इस विषय में किसी से चर्चा कर रहे हैं उस समय उनमें से एक भी नहीं है, तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट आपके लिए प्रमाण होता है कि हाँ मैंने अमुक प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया या भाग लिया या रिजल्ट। तो वही चीज है कि अमूर्त ज्ञान प्रमाणित होता है, जो कि विभिन्न प्रमाणों के आधार पर जिसे प्रमाणित किया जाता है। जैसे हमने एक बार एग्जांपल लिया था कि मैंने ईश्वर को देखा है, अगर मैं ये बात कहती हूँ तो मुझे प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तभी सच्चे में मुझ पर विश्वास करें, यानी कि इस चीज पर विश्वास किया जाएगा। अगर मैं प्रमाण प्रस्तुत कर लेती हूँ कि भाई मेरे इस समय मैंने ईश्वर को यहाँ देखा, मैंने इस समय यहाँ देखा, इस रूप में देखा, इस कार्य को करते देखा, इस तरह से मेरा सहयोग करते देखा, तब हम या उसको प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रमाण नहीं है तो हम उसे उस ज्ञान को हम ज्ञान के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हैं, वो केवल एक सूचना मात्र बनकर रह जाता है। इसीलिए मूर्त ज्ञान का सबसे पहला आधार है कि मूर्त ज्ञान प्रमाणित होना चाहिए, उसके लिए प्रमाणों का होना अनिवार्य। दूसरी बात आती है इसके अंदर इंद्रिय अनुभूति। इंद्रिय अनुभव कि अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंस के माध्यम से किसी चीज को समझना, देखना। जैसे कि जैसे तो पशु आपस में लड़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस तरफ बचाना कि दो बैल लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, किसी के कहने की बात नहीं कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से उसे देखा है, ठीक है। मैं ये चॉक सॉफ्ट है तो इसका अनुभव मुझे कहाँ से हुआ? अपनी त्वचा से, अपनी इंद्री
इन्हीं के माध्यम से मैंने अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से इसे समझा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ये सुंदर है या बदसूरत है, ये कोई आवाज कर्कश, जैसे कोयल की हम आवाज सुनाई देती है तो सुनते ही हम कहते हैं कि ये कोयल बोल रही है या कौन सा पक्षी बोल रहा है। या हम कहीं ऐसी जगह खड़े हैं, हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा और हमें कोई आवाज लगाता है तो हम समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं कि हमें किस व्यक्ति ने आवाज लगाई, क्योंकि हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। यानी कि मूर्त ज्ञान के लिए या ये कहा जाए कि मूर्त ज्ञान को अर्जित करने का मूल आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स। इसीलिए मूर्त ज्ञान का जो दूसरा महत्वपूर्ण आधार है वो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स है, क्योंकि हम इन्हीं के माध्यम से प्रमाणिक ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं या ज्ञान को प्रमाणित कर पाते हैं। सेकंड बात जो इसके अंतर्गत आती है वह है निश्चित आकार। निश्चित आकार यानी कि क्रिएशन साइज, क्योंकि निश्चित आकार का होना भी बहुत जरूरी, क्रिएशन साइज का होना भी बहुत जरूरी, क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है, इसीलिए हम उसे प्रमाणित कर पाते। अगर उसका आकार निश्चित नहीं है तो निश्चित है कि कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी कैसा है, तो हम उसको ये कहा जाए कि इस आकार से मतलब कि उस ज्ञान की जो सीमाएं हैं, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं या प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रमाण निश्चित होते हैं, यानी कि उनकी संख्या, उनका आकार, उनके जो मूल भाव है वो निश्चित होते हैं, इसीलिए हम उन्हें प्रमाणित कर पाते हैं। इसीलिए साइज, आकार की जब बात आती है तो उसकी निश्चितता को कैसे प्रमाणित है, क्योंकि हर चीज, अब जैसे आप कहेंगे कि चंद्रमा है, हम कहते हैं कि चंद्रमा है, लेकिन वो 15 दिन के अंतराल में अलग अलग आकार में दिखाई देता है, लेकिन उसका मूल भाव, क्योंकि पृथ्वी के सामने आने से की वजह से वह उसका 15 दिन का शेड्यूल कम ज्यादा दिखाई हमें देता है, लेकिन उसका उस ज्ञान का आकार निश्चित है कि भाई चंद्रमा है और वो क्यों इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये एक भौगोलिक तथ्य है जो एक प्रामाणिक तथ्य है, जिसको कि प्रमाणों के आधार पर सत्यापित किया गया है, अर्थात उसमें कोई फेरबदल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आकार, साइज के बारे में बात कही गई है कि उसका आकार निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन या तो उस ज्ञान के अस्तित्व को बदल देगा या फिर जो आपके पास उपलब्ध है उससे और उच्च ग्रेड का, कहते हैं कि हायर ग्रेड का, उच्च स्तर का ज्ञान हमको और मतलब उस ज्ञान में और बढ़ोतरी करेगा। इसीलिए, लेकिन जो ज्ञान के प्रमाण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो निश्चित होता है। उसके बाद में भाषाई वर्णन में निश्चित है। भाषाई वर्णन में निश्चितता, ठीक है, भाषाई वर्णन में निश्चितता, ठीक है। क्रिएशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि भाषाई वर्णन में कोई बदलाव, हाँ, पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया जा सकता है या उसके समानार्थी, उसके समान भावार्थ के उनको भावार्थ को प्रदर्शित करने वाले शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जहां पर करता है तो वहां पर वह करता ही होगा। अर्थात कहने का मतलब कि भाषाई निश्चितता भी पाई जाती है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर हर वस्तु पृथ्वी की तरफ खींची चली आती है, ये बात स्पष्ट है। अब ये हम एक आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे कि पृथ्वी की तरफ खींची चली आती है, वैज्ञानिक भाषा में वो उसका जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको हम परिभाषित करें, ये चीज परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु आसमान की तरफ उड़कर जाती है, हम ऐसा नहीं कह सकते। कहने का मतलब कि एक समान भावार्थ की ही
हमारी भाषा हम उपयोग करेंगे। अर्थ को बदलने वाले जो कहते हैं कि भाषा का उपयोग इसमें नहीं होता, इसीलिए इसमें कहा गया है कि मूर्त ज्ञान में भाषाई निश्चितता पाई जाती है। नेक्स्ट बात आती है इसमें अस्तित्व उपस्थित होना, अस्तित्व का उपस्थित होना। अस्तित्व उपस्थित होना, क्योंकि अस्तित्व का होना है, अगर अस्तित्व में है तभी वो है, अन्यथा अगर अस्तित्व में है ही नहीं, जिसका भी कोई प्रमाण नहीं है, जिसके होने का हम कोई सबूत नहीं दे सकते हैं, तो वह ज्ञान नहीं कहलाएगा। मूर्त ज्ञान वही कहलाएगा जो कि अपने आकार प्रकार या अपने किसी भी रूप में उसका अस्तित्व विद्यमान होगा या वो हमारे बीच में उपस्थित होगा, प्रेजेंस होगा। क्योंकि अगर वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, उसकी प्रेजेंस कंपल्सरी है, अगर वो उपस्थित नहीं है तो वह अमूर्त ज्ञान नहीं है। इसीलिए अमूर्त ज्ञान में कहा गया है कि अस्तित्व में उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर अस्तित्व उपस्थित है तो वह मूर्त ज्ञान है। अगली बात इसमें है वो है आपकी विश्वसनीयता की उपस्थिति। विश्वसनीयता की उपस्थिति, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ रियलिटी। क्योंकि रियलिटी अगर है, विश्वास है, अगर हमारा किसी पे विश्वास है तभी वह ज्ञान है। अगर उसका विश्वास सबको उस पर विश्वास नहीं है तो वह ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है या कहा गया है कि मूर्त ज्ञान के अंदर विश्वसनीयता का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है वैधता। हाँ, प्रेजेंस ऑफ वैलिडिटी की वैधता है, जो वैध है वही ज्ञान है, जो हम पहले देख चुके हैं कि ज्ञान अगर उसमें विश्वास सबका है और वो वैध है, वैध कब होगा जब उसके साथ प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके जितने भी कहते हैं कि सबूत हम प्रस्तुत करते हैं तभी उसे हम वैध मान सकते हैं। इसीलिए मूर्त ज्ञान में वैधता होना भी अनिवार्य है, इसका एक आधार वैधता भी मानी जाती है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो है वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से वास्तविक जगत से संबंध, रिलेशन विद रियल लाइफ, रियल मतलब वर्ल्ड, वास्तविक जगत से अगर इसका संबंध है, अमूर्त ज्ञान का आधार जो है वो वास्तविक जगत से इसका संबंध होगा, तभी उस पर विश्वास या वैधता को भी प्रमाणित किया जा सकता है या उसके अस्तित्व के होने का भी प्रमाण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए जो वास्तविक जगत है, रियल लाइफ है या रियल सोर्सेस है, उसका होना अनिवार्य माना गया है, तभी यह मूर्त ज्ञान कहलाता है। अब हम बात करेंगे अमूर्त ज्ञान की, कि जब हम मूर्त ज्ञान को हमने देखा कि जिसका प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होना अनिवार्य है, अब उसमें उपस्थिति में उसकी भाषात्मक उपस्थिति भी समान रहेगी, उसके अस्तित्व का होना भी अनिवार्य माना गया है, प्रमाणों का होना भी माना गया है। तो इसी आधार पर हमने अमूर्त ज्ञान को, जो कि प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष रूप में जिसे हम देख छू समझ सकते हैं। अब अमूर्त ज्ञान के लिए किस प्रकार के आधारों को हम देखेंगे, तो अमूर्त ज्ञान के कौन कौन से आधार हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला आधार जो हमारे लिए आता है अमूर्त ज्ञान का, वो आता है तर्क व चिंतन से संबंधित। तर्क व चिंतन से संबंध, तर्क व चिंतन से संबंध, क्योंकि मूर्त ज्ञान का कोई आकार, प्रकार, रूप, संरचना हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है। ये एक कल्पना से इसकी शुरुआत होती है। तो ये किस, इसका जो आधार होगा वह तर्क और चिंतन पे होगा। हमने प्रथम बार किसी चीज को देखा, छुआ या उसको कुछ समझ, हमको कुछ लगा, तो उस क्योंकि हमें कुछ उसके लिए अनुभव हुआ। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्रमाणित किया है कि नीम में या तुलसी में औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। जैसे इस समय इस महामारी के दौर में ये बार बार कहा जा रहा है कि गिलोय जो होती है, इसे पानी में उबालकर और उसका पानी पीने से भी आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होती है। अब ये चीज कहाँ से प्रारंभ हुई, इसको इस समय तो हमारे सामने प्रमाण है, तो हम इसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। वह शुरुआत कहाँ से हुई, अमूर्त ज्ञान से, और फिर उसको जब अनुभव किया गया तब उसमें तर्क और चिंतन का सहारा लिया गया। उस आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात कि मूर्त ज्ञान के अंदर तर्क और चिंतन का होना बहुत अनिवार्य। इसके बिना किसी भी ज्ञान को ज्ञान की श्रेणी तक नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है, वह है दर्शन से संबंध। दर्शन से संबंध, क्योंकि जब हम तर्क और चिंतन की बात करते हैं, रिलेशन विद फिलॉसफी, अगर हम तर्क और चिंतन की बात करते हैं तो वो दर्शन की दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, अर्थात कि दर्शन के अंदर एक विचारधारा, एक समालोचनात्मक चिंतन उसका होता है और उसी के आधार पर हम किसी निष्कर्ष नतीजे पर पहुंचते हैं। इसीलिए अमूर्त ज्ञान के अंदर दार्शनिक विचारधारा या दर्शन का होना अनिवार्य है। अगली बात जो आती है वह है हमारी इसके अंतर्गत आदर्शों से संबंध। आदर्शों से संबंध, आदर्शों से संबंध, क्यों अमूर्त ज्ञान का जो संबंध है वो आदर्शों से होता है। आदर्श से होता है क्योंकि उसके अंदर एक निश्चित आदर्शों की प्रस्तुति होती है, यानी कि रिलेशन विद आइडियल्स, क्योंकि हम इसमें आइडियल्स हम क्योंकि हम किसी चीज को एक आदर्श बनाकर चलते हैं। एक ये कहा जाए कि हम उसके बारे में कुछ कि नहीं, हम इस काम को ऐसे नहीं करेंगे, तो हमारा कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, तो ये मेरा एक आदर्श हो जाता है। तो अमूर्त ज्ञान का जो है ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनिवार्य है कि इसमें कुछ आदर्श विद्यमान या स्थापित किए जाए, तभी हम एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप एक अनजान रास्ते पर निकल रहे हैं, वहां कोई पथ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि कोई जिसको पगडंडी कहते हैं, वो कच्चा रास्ता है, कच्चा पथ भी नजर नहीं आ रहा और आप ऐसे में चल रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि ये भूगोल क्या कहता है, वो ये कहता है, कंपास के हिसाब से ये कहा जाता है कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं आप निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाइए। निश्चित है कि आप किसी एक मंजिल तक अवश्य रूप से पहुंच जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि यही चीज है कि एक निश्चित, क्योंकि अमूर्त ज्ञान एक कल्पना से उसकी का जो उत्पत्ति होती है वो ज्ञान की, वो कल्पना से होती है। अब हम निश्चित उसके लिए कुछ निश्चित नियम सिद्धांतों, जिसको हम आदर्श को नियम सिद्धांत भी कह सकते हैं, रूल्स भी कह सकते हैं,
निरंतर आगे बढ़ते रहें तो हम निश्चित है कि अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आदर्श से इसका संबंध माना गया है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है मनोवैज्ञानिकता। मनोवैज्ञानिकता, अमूर्त ज्ञान का जो संबंध है मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। अब मनोवैज्ञानिकता पर कैसे, कि मनोवैज्ञानिकता पे इस तरह से माना गया है क्योंकि हम एक मानव व्यवहार, मनोविज्ञान क्या है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब केवल एक मानव ही नहीं, हम जिस भी जैसे हमने किसी पेड़ पौधे के बारे में कुछ बात कही गई हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, तो वो उसके प्रकृति, उसके व्यवहार को उन्होंने अध्ययन किया, उसको समझा कि उसके क्या परिणाम हैं, उनको देखा। तो यानी कि इसका जो है कि ये कहा जाए कि सरल से कठिन, ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यानी कि उसकी प्रारंभिक सूचना से हम प्रारंभ करते हैं और फिर इसके गहन चिंतन तक हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमको जब तक उसके बाहरी संरचना या बाहरी गुणों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसके आंतरिक गुणों तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए ये मनोवैज्ञानिकता इससे मानी गई है क्योंकि हम पहले उसके बाहरी गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, समझते हैं या कल्पना में बची जाती है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उससे संबंधित और अधिक ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे कि सरल से कठिन, क्योंकि बाहरी जो दिखाई दे रहा है वह हमारे लिए कहना चाहिए कि बाहरी गुण हो गया। तो अब हमको सरल ज्ञान हो गया, अब उसके आगे हम और अंदर तक बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि पेड़ से एप्पल का नीचे जमीन पर गिरना, ये न्यूटन का सिद्धांत था, तो जो ये यहीं से उसकी कल्पना प्रारंभ हुई कि पेड़ से एप्पल नीचे गिरा। अब इसकी मनोवैज्ञानिकता कहाँ से, उसने उसके बारे में और अधिक, क्योंकि यहाँ पर पेड़ से वस्तु गिरी, नीचे गिरी, फिर उसने कोई दूसरी वस्तु फेंकी तो वो भी वापस नीचे आई, फिर तीसरी फेंकी तो वो भी वापस नीचे आई। तब उसको ये एक बाहरी गुण था कि नीचे कुछ भी, मतलब केवल एक एप्पल ही नहीं, हर चीज नीचे आई। तो क्यों? अब वो धीरे धीरे अंदर उसके और गहन अध्ययन की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी मूर्त स्वरूप उसके सामने नहीं था। उसके सामने सिर्फ इतना सा था कि एप्पल जमीन पर गिरी है, पेड़ से टूटकर, ऊपर क्यों नहीं गई, बस ये चीज उसके सामने थी। यानी कि अब उसमें ये सरल ज्ञान था कि हाँ नीचे गिरती है, अब उसके कठिन ज्ञान की तरफ अंदर से अंदर को और गहन अध्ययन करता हुआ पहुंचता। इसीलिए एक मनोवैज्ञानिकता पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट है विश्वसनीयता। इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं। फिर है वैधता, क्योंकि ज्ञान तभी को ज्ञान है कि वह विश्वसनीय है और वैध सबका विश्वास होता है और जिसको प्रमाणित किया जा सकता है। अगली बात है प्रत्यक्षता का अभाव। प्रत्यक्षता का अभाव, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे विश्वसनीयता का अभाव होता है और यहाँ वैधता का भी अभाव होता है, ठीक है ना। अच्छा, विश्वसनीयता का अभाव होता है क्योंकि यह कल्पना पर आधारित होता है, इसमें विश्वसनीयता को प्रमाणित अभी तक नहीं किया गया, यानी कि सभी ने उस पर विश्वास नहीं किया है। ये मेरी अपनी सोच हो सकती है, आपकी हो ये आवश्यक नहीं। वैधता, अमूर्त ज्ञान में वैधता का अभाव पाया जाता है क्योंकि उसके लिए अभी प्रमाण हमारे पास नहीं होते, अर्थात कि अमूर्त ज्ञान में विश्वसनीयता और वैधता के लिए हमारे पास प्रमाणों की कमी होती है। उसकी वजह से हम उसे न तो विश्वास सब कोई करता है और न ही उसको प्रमाणों के आधार पर उसे वैध ठहराया जा सकता है। बड़ी बात प्रत्यक्षता का अभाव होता है क्योंकि इसमें कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है, वह अमूर्त अवस्था में होती है, इसीलिए इसके प्रत्यक्षता का अभाव पाया जाता है, लैक ऑफ डायरेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट और अंतिम बात जो इसमें आती है वह है परंपराओं से संबंध।
परंपराओं से संबंध। अमूर्त ज्ञान का संबंध परंपराओं से होता है, यानी कि हमारी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज, इनसे इनका संबंध होता है। इसीलिए ना तो इनके लिए कोई प्रमाण हमारे पास होता है, ना ही मैं विश्वास करती हूँ, मेरा समुदाय इस पर विश्वास कर रहा है, उसका समुदाय उस पर विश्वास करे, ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए इसे अमूर्त ज्ञान कहा जाता है। यानी कि अमूर्त ज्ञान जो कि एक तरह से कि जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाणित नहीं है, उस पर सभी का विश्वास नहीं होता है। फिर बाद में ये एक तर्क और चिंतन पर आधारित होती है। अगर ये सब संभव हम इनको प्रमाणित कर पाए तभी यह मूर्त ज्ञान की तरफ पहुंच पाता है, अन्यथा यह अमूर्त ज्ञान ही रह जाता है। तो आज हम लोगों ने ज्ञान के तथ्यों में का जो सेकंड पॉइंट है उसको देखा कि ज्ञान मूर्त और अमूर्त कैसे, या इसके आधार क्या है। इसी आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। ज्ञान के मूर्त एवं अमूर्त होने को स्पष्ट ज्ञान अमूर्त या मूर्त या अमूर्त होता है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।